नमस्कार, मैं हूं सिकता देओर। आप देख रहे हैं खबरों की खबर। हम आपके लिए वो खबरें लेकर आए हैं जो बहुत जरूरी हैं। हम आपके लिए उनकी खबर लेने आए हैं जो लोगों के हितों के खिलाफ काम करते हैं। खबरों की खबर में हर न्यूज के तह तक हम जाते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे सबसे पहले ये खबर कि भारत ने पाकिस्तान को उसके कब्जे वाले कश्मीर को लेकर क्या अल्टीमेटम दिया है और क्यों अब ये लगने लगा है कि वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर का पाकिस्तानी कब्जे वाला हिस्सा भी भारत के पास ही होगा। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि कैसे अयोध्या और महाकुंभ से एक तरफ दुनिया में भारत की महान पहचान बनी तो दूसरी तरफ आतंकियों की गिद्ध नजर यहां तबाही वाली साजिश के लिए गड़ गई। अयोध्या के बाद महाकुंभ में साजिश रचने वाले आतंकी की गिरफ्तारी से क्या खुलासा हुआ है वो हम आपको विस्तार से आगे बताएंगे। रमजान का पाक महीना चल रहा है तो इससे जुड़ी अगली खबर यही है कि टीम इंडिया के क्रिकेटर मोहम्मद शमी के एनर्जी ड्रिंक पीने से खफा होने वाले मौलाना की लानत मलानत कैसे दूसरे लोगों ने ही कर दी है जो खुद रोजा रख रहे हैं। हम आपको अगली खबर जो दिखाएंगे वो है मणिशंकर अय्यर से जुड़ी हुई। मणिशंकर अय्यर ने ऐसा क्या कह दिया कि कांग्रेस को मिर्ची लग गई है। मणिशंकर अय्यर ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को दो बार फेल बता दिया। तो आप भी ये जानना चाहेंगे कि वास्तविकता आखिर क्या है, यह हम आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं विदेश मंत्री जयशंकर के बयान की। पिछले कुछ समय से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और खुद विदेश मंत्री ने भी बार बार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की चर्चा की है और भारत ने जता दिया है कि अब अगर कश्मीर का कोई मुद्दा बचा है तो वो ये है कि पीओके वापस भारत को मिलना है। लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिर एक बार साफ शब्दों में पाकिस्तान को चेतावनी दी है। जयशंकर ने कहा है कि कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान ने चुरा रखा है उसकी वापसी के साथ ही कश्मीर का समाधान हो जाएगा। I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. विदेश मंत्री जयशंकर ने पाकिस्तान पर पूरी दुनिया के सामने जिस तरीके से प्रहार किया वो एक बार नहीं, आपको बार बार सुनना चाहिए। The return of the stolen part of Kashmir, the return of the stolen part of Kashmir, the return of the stolen part of Kashmir. पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पहले ही इस्लामाबाद के खिलाफ बगावत पर उतारू है। ऐसे में भारत ने पीओके पर जो बयान दिया है उससे सीमा पार हलचल वाजिब है। आपको ये भी बताएंगे कि जयशंकर के इस बयान के बाद देश विदेश में क्या प्रतिक्रिया है। लेकिन पहले ये समझिए कि जयशंकर ने कैसे 30 सेकंड के जवाब में पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया। Look, on Kashmir, actually we have done, I think, a good job solving most of it. I think removing Article 370 was one step number one. Then restoring growth and economic activity and social justice in Kashmir was step number 2. Holding elections, which were done with a very high turnout, was step number 3. I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. दरअसल विदेश मंत्री जयशंकर इन दिनों ब्रिटेन के दौरे पर हैं। वहां थिंक टैंक चैथम हाउस के एक कार्यक्रम के दौरान पाकिस्तानी पत्रकार निसार ने कश्मीर पर सवाल पूछा। पाकिस्तानी पत्रकार ने जिस अंदाज में सवाल किया उस पर भी पाकिस्तान की खिल्ली उड़ी। My name is Nisar. I am an author and a journalist. Let me make you a little nervous, Your Excellency. Let me make you a little nervous. Your Excellency. Thank you very much. जनाब भारत के विदेश मंत्री से कह रहे हैं कि मेरे सवाल से आप थोड़ा नर्वस हो सकते हैं, लेकिन हकीकत में खुद ही नर्वस होने लगे। Let me make you a little nervous, Let me make you a little nervous, Your Excellency. जुबान कांपने लगी, शब्द अटकने लगे। Let me make you a little nervous, Your Excellency. जाहिर है
पाकिस्तानी पत्रकार को नर्वस होता देख लोग हंसने लगे। और रही सही कसर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पूरी कर दी। I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. तो पीओके के मोर्चे पर पाकिस्तान कभी इतना कमजोर नहीं था जितना आज है। आखिर क्यों पाकिस्तान के हाथ से फिसल रहा है पीओके? आसान शब्दों में समझिए, कुल 10 कारण हम आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान सरकार अस्थिर है और कमजोर इस वक्त हो चुकी है। दूसरी वजह, सेना की पकड़ और छवि ढीली पड़ गई है पाकिस्तान में। पाकिस्तान आर्थिक रूप से बदहाल है इस वक्त। इंटरनेशनल मंच पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान बिल्कुल अलग थलग पड़ चुका है। पीओके में भी लगातार बगावत के सुर तेज हो रहे हैं। वहीं बलूचिस्तान और बाकी हिस्सों में भी विद्रोह तेज हुआ है। सातवीं वजह, अफगानिस्तान बॉर्डर पर नाजुक स्थिति बनी हुई है। और आठवीं, जम्मू कश्मीर में हाल के विधानसभा चुनावों में शानदार वोटिंग हुई और जिससे सरहद पार हौसले पस्त हुए हैं। वहीं अरब देशों ने भी पाकिस्तान से दूरी बना ली है। और 10वीं वजह यह कि चीन के साथ भी रिश्तों में खटास आ चुकी है पाकिस्तान की इस वक्त। तो आज की तारीख में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में सिर्फ 6 यूनिवर्सिटीज हैं, जबकि जम्मू कश्मीर में 35 विश्वविद्यालय हैं। इसी तरह पीओके में सिर्फ 23 अस्पताल हैं, जबकि जम्मू कश्मीर में 2800 से भी ज्यादा अस्पताल हैं। जम्मू कश्मीर में G20 समिट हो रहा है, फॉर्मूला 4 रेस का आयोजन हो रहा है, लेकिन पीओके में पाकिस्तान ऐसे आयोजनों की कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि वहां ना तो बेसिक स्ट्रक्चर मिलेगा और ना ही स्थानीय लोगों का सपोर्ट। यही वजह है कि पीओके लगातार पाकिस्तान के खिलाफ बागी बना हुआ है और वहां के लोग भारत में मिलना चाहते हैं। पाक अधिकृत कश्मीर पर विदेश मंत्री जयशंकर ने जो बात कही, उस पर ध्यान दीजिए। भारत ने वहां 3 चरणों में काम किया। पहला, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाना। दूसरा चरण, विकास के साथ आर्थिक गतिविधि और सामाजिक न्याय को बहाल करना। और तीसरा चरण, जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव, जिसमें बहुत अधिक वोट डाले गए। जम्मू कश्मीर में दशकों के इंतजार के बाद आखिरकार शांतिपूर्वक चुनाव हुए। वोटों की गिनती हुई, नतीजे आए। ये भारत के संविधान की जीत है, भारत के लोकतंत्र की जीत है। गृह मंत्री अमित शाह संसद में पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि पीओके हमारा है और उसकी 24 सीटें रिजर्व रखी हुई हैं। जम्मू में पहले 37 सीटें थी, 37 सीटें थी। ये भी न्याय का सवाल है। जम्मू में पहले 37 सीटें थी, अब 43 हुई है, 43 हुई है। कश्मीर में पहले 46 थी, अब 47 हुई है। और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटें, क्योंकि वो हमारा है, हमने रिजर्व रखी है मान्यवर, 24 सीटों को। इतना ही नहीं, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक अलग अलग मौकों पर कह चुके हैं कि पीओके भारत का होकर रहेगा। मैं धूप शब्दों में कहना चाहता हूं, विस्तार में नहीं आना चाहता हूं, समय का अभाव है। गिलगित बाल्टिस्तान में जिस प्रकार की हरकत पाकिस्तान कर रहा है, पाकिस्तान को इस बात को समझ लेना चाहिए कि पूरा पीओके भारत का था और आज भी पीओके के हम भारत का मानते हैं और आगे भी भारत का ही पीओके रहेगा। ये हमारी संसद का प्रस्ताव है बहन भाई। याद रखना, पाक अधिकृत कश्मीर भी फिर कश्मीर का ही पार्ट होने वाला है, जम्मू कश्मीर का ही भाग होने वाला है। और यही तो हलचल है पाकिस्तान में। वे अपने लोकतंत्र को बचा नहीं पाए। उनको अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है और मशक्कत करते करते आज पाकिस्तान इस स्थिति में पहुंच गया है कि वहां पे
1 किलो आटा के लिए भी लाले पड़ रहे हैं। तो ये थी पाकिस्तान के बच्चों की राय। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोग खुद भी पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी आर्मी से बेहद त्रस्त हो चुके हैं। दूसरी तरफ वो जम्मू और कश्मीर की खुशहाली को भी देख रहे हैं। तीसरी तरफ पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका हिंदुस्तान के विकास को देख रहे हैं और अयोध्या से लेकर प्रयागराज तक धर्म ध्वजा लहराते हुए देख रहे हैं। इसीलिए अयोध्या से लेकर प्रयागराज तक आतंकियों के निशाने पर रहे, लेकिन उनकी साजिशें नाकाम रही हैं। पहले अयोध्या में राम मंदिर को उड़ाने का मंसूबा बांधने वाला पकड़ा गया और अब बब्बर खालसा का वो आतंकी लजर मसीह गिरफ्तार हुआ है जो महाकुंभ में तबाही मचाना चाहता था। ये आस्था का सैलाब है जिसमें जहर घोलने की साजिशें लगातार चल रही हैं। एक तरफ अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर को बम बारूदों से उड़ाने की साजिश का पर्दाफाश हुआ, तो दूसरी तरफ अब वो साजिश रचने वाले पकड़े गए हैं जो महाकुंभ को दहलाने की कोशिश कर रहे थे। सवाल है कि वो कौन है जो आतंक के हथियारों से हिंदुओं की पवित्र आस्था से खेलना चाहते हैं? वो कौन है जो बेगुनाहों की जान लेना चाहते हैं? इनमें पहले अयोध्या में साजिश रचने वाले पकड़े गए और अब उत्तर प्रदेश पुलिस ने महाकुंभ को दहलाने का खतरनाक प्लान बनाने वालों को दबोचा है। इसका नाम है लाजर मसीह। साजिश थी महाकुंभ में आतंक फैलाना और संगठन का नाम है बब्बर खालसा। इसी शख्स ने महाकुंभ में तबाही मचाने का दिमागी फितूर पाला था। यही शख्स विदेश में बैठे अपने आका के इशारे पर हिंदुओं की आस्था से खेलना चाहता था, देश के हिंदुओं को भड़काना चाहता था। अन्य जो इनपुट हमारे पास आ रहे थे उसके द्वारा उसने महाकुंभ प्रयागराज के दौरान आतंकी हमले की धमकी दी थी। जैसा कि मैंने बताया कि इसकी प्लानिंग घटना के बाद पुर्तगाल जाने की थी, लेकिन महाकुंभ के दौरान जो चेकिंग और पुलिस की मुस्तैदी वहाँ थी, इसके कारण ये वहाँ कोई घटना कारित करने में सफल नहीं हो पाया। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस की एसटीएफ और पंजाब पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया तो कौशाम्बी से बब्बर खालसा इंटरनेशनल के इस सक्रिय आतंकवादी की गिरफ्तारी हुई। पुलिस को इस आतंकवादी लाजर मसीह के पास से जो कुछ मिला है उसकी लिस्ट देख लीजिए। इस आतंकी के पास से पुलिस को 3 हैंड ग्रेनेड, 2 डेटोनेटर, 1 विदेशी पिस्तौल, 13 जिंदा कारतूस, विस्फोटक पाउडर, गाजियाबाद के पते का आधार कार्ड और बिना सिम वाला मोबाइल फोन मिला। पुलिस के मुताबिक यह आतंकी महाकुंभ में आतंकी को हराम मचाने के इरादे से आए थे, फिर यह वारदात को अंजाम देकर पुर्तगाल भागने की तैयारी में था। ये भी चीजें प्राप्त हुई कि इसने फर्जी अभिलेखों के आधार पे गाजियाबाद में से एक आधार कार्ड बनवाया है और इस आधार कार्ड के माध्यम से वो फर्जी पासपोर्ट के लिए भी उसने अप्लाई किया है और इसके पास कुछ ऐसे गोला बारूद हैं जिसके द्वारा यह महाकुंभ के दौरान कोई विध्वंसकारी घटना कर सकता है। प्रयागराज महाकुंभ में आतंकी हमला होने वाला था। बब्बर खालसा इंटरनेशनल और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने ये साजिश रची थी, लेकिन यूपी पुलिस ने इसे पहले ही फेल कर दिया। बब्बर खालसा के आतंकी लजर मसीह को यूपी की STF ने पंजाब पुलिस की मदद से कौशाम्बी से गिरफ्तार कर लिया है। मसीह पिछले ही साल पंजाब की जेल से फरार हो गया था। दरअसल अयोध्या में राम मंदिर के खिलाफ साजिश रचने और उसे अंजाम देने के मकसद से ISIS का आतंकवादी अब्दुल रहमान भारत आया था, लेकिन वो गिरफ्तार कर लिया गया। अयोध्या में सुरक्षा के मुकम्मल इंतजाम से इतना साफ है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ऐसे में अब्दुल रहमान की साजिशें नाकाम हो गईं और वो पकड़ा गया। अयोध्या से प्रमोद श्रीवास्तव और मुकेश सिंह के साथ लखनऊ से पंकज झा, NDTV इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के दौरे के लिए पहुंचे। उत्तराखंड सरकार की पीठ ठोकते हुए पीएम ने कहा कि बीते 10 वर्षों में राज्य में तेजी से विकास हुआ है। प्रधानमंत्री उत्तरकाशी के जिस इलाके में पहुंचे थे, वहां की खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं। पीएम मोदी ने अपने उत्तराखंड दौरे की शुरुआत मुखवा स्थित गंगा मंदिर में पूजा और गंगा आरती से की। साथ ही उन्होंने बर्फ से ढके पहाड़ों की सुंदरता का भी आनंद लिया। पीएम मोदी ने एक बाइक रैली को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड में हर सीजन में
टूरिज्म ऑन रहे। पीएम मोदी ने केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे प्रोजेक्ट का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तराखंड की तरक्की के नए रास्ते खुल रहे हैं। इस साल के बजट में 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को विकसित करने का प्रावधान किया गया है। इससे पर्यटकों के लिए सुविधाएं बढ़ेगी और स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। पीएम ने कहा कि उत्तराखंड के विकास के लिए जो संकल्प लिए गए थे वो अब सिद्ध हो रहे हैं। तो श्रद्धालुओं के लिए केदारनाथ की यात्रा जिंदगी का एक सुखद सपना होता है, लेकिन लंबी चढ़ाई भरी दूरी के कारण यह संभव नहीं हो पाता। अब वो बात नहीं रहेगी। केदारनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुशियों की सौगात आई है एक रोपवे के रूप में, और मेरा गंडोला पहुंच चुका है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी यात्रा केदारनाथ की तरफ। सबसे पहले आपको ये रोपवे में गंडोला मिलेगा, जिसमें आपको सवार होकर आगे बढ़ना होगा अपनी यात्रा के लिए। ये रोपवे सोनप्रयाग से शुरू होगा और वहां से गौरीकुंड के लिए ये आगे बढ़ेगा। गौरीकुंड के बाद आएगा अगला पड़ाव जंगल चट्टी का, फिर भीमबली, फिर लिंचौली होते हुए केदारनाथ बेस कैंप तक हम पहुंचेंगे। यहाँ से मंदिर सिर्फ आपके लिए 1 किलोमीटर दूर है, और इस रोपवे के कारण जो यात्रा, जो सफ़र आपका 9 घंटे का होता था, वो सिर्फ और सिर्फ 36 मिनट में पूरा हो जाएगा। तो ये बड़ी सौगात रोपवे की जल्द ही केदारनाथ यात्रा के लिए आपके लिए शुरू होगी। बढ़ते आगे अगली खबर। आज सुबह से क्रिकेटर मोहम्मद शमी चर्चा में है, और चर्चा की वजह शमी का खेल नहीं बल्कि एक मौलाना का बयान है। दरअसल आजकल रमजान का पाक महीना चल रहा है, और शमी को मैच के दौरान एनर्जी ड्रिंक पीता देख एक मौलाना साहब बुरा मान गए। उन्होंने इसे मजहब के खिलाफ भी बता दिया, लेकिन शाम होते होते शमी को नसीहत देने वाले मौलाना बुरी तरह से घिर गए, क्योंकि एक स्वर में हर आम और खास ने यही कहा कि अल्लाह का इस्लाम शमी को इजाजत देता है कि वो खेल के जरिए देश की इबादत करे। 148 की स्पीड फेंकने वाले बॉलर है वो, और देश के लिए लड़ रहे, तो वो कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। और जो छोड़ दिया कोई बात नहीं, दोबारा रख लेंगे। 148 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकने वाला क्रिकेटर रोजा रखे या ना रखे, ये बंदे और अल्लाह के बीच का मामला है। इसमें भला मुल्ला को बोलने की क्या जरूरत है? ये बात हम नहीं बोल रहे, मोहम्मद शमी के समर्थन में उतरा हर आम और खास बोल रहा है। सबसे पहले तो ये समझिए कि पूरा मामला है क्या। दरअसल मंगलवार को दुबई में ऑस्ट्रेलिया से मैच के दौरान मोहम्मद शमी एनर्जी ड्रिंक पीते नजर आए, और शमी की ये तस्वीर देखते देखते वायरल हो गई। सोशल मीडिया पर शमी ट्रोल किए गए, उन्हें गुनहगार घोषित कर दिया गया। एक मौलाना शमी को दोषी ठहराते हुए सामने आ गए। इस्लाम ने रोजे को फर्ज करार दिया है, और आकिल बालिग औरत मर्द पर सब पर रोजा रखना फर्ज है, और अगर कोई शख्स जानबूझ करके रोजा नहीं रखता है तो निहायत ही गुनहगार है। ऐसे ही क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने किया कि उन्होंने रोजा नहीं रखा, जबकि रोजा रखना उनके ऊपर फर्ज और वाजिब है। रोजा न रख करके मोहम्मद शमी ने बहुत बड़ा गुनाह किया। शरीयत की नज़र में ये मुजरिम है, शरई कटघरे में खड़े हैं। लेकिन जिस मौलाना ने खुद को स्वयंभू मानकर शमी को हिदायत दी, वो जल्द ही घिरते चले गए। इनको हरगिज ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं इनको हिदायत देता हूँ, नसीहत भी करता हूँ बहैसियत आलिम दीन के इस्लाम के जो फ़राइज़ हैं, वाजिबात हैं, अरकान हैं, उनकी बहुत सूरत पाबंदी करें। क्रिकेट का खेल कूद भी करें, सारे काम अंजाम दें, मगर अल्लाह ने जो जिम्मेदारी बंदे के ऊपर दी है, इस्लाम ने जो शरीयत का निफाज किया है, उसकी जिम्मेदारी भी बंदे के ऊपर है। देखिए, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल चीप पब्लिसिटी के लिए किया गया है, और रोज़ा हर इंसान के ऊपर वाजिब है, और हर शख्स रोज़ा रखता है। हर शख्स जो बालिग है उसके ऊपर रोज़ा वाजिब है, और इस्लाम मज़हब में जबर नहीं है। इस्लाम में ज़बरदस्ती नहीं है, आप ज़बरदस्ती किसी को रोज़ा नहीं रखवा सकते। ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जहाँ ज़बरदस्ती है वहाँ मज़हब नहीं है, जहाँ मज़हब है वहाँ ज़बरदस्ती नहीं है। अब अगर से कोई शख्स मुल्क के लिए खेल रहा है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो रोज़े से है कि रोज़े से नहीं है।
शहाबुद्दीन रज़वी का बयान विवाद खड़ा कर गया। मजहब को जानने वाले लोगों ने उनकी बातों का फौरन विरोध किया। कहा, पूरे इस्लाम का ठेका मत लीजिए। मोहम्मद साहब जो मैसेंजर ऑफ गॉड थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने कहा है कि किसी को अगर गुनाह करते हुए अपनी आंख से देखो तो भी आपको उसको गुनहगार कहने का अधिकार नहीं है। शहाबुद्दीन रिजवी ये जो भी इस तरह के लोग हैं, उनको क्या अधिकार है शमी को ये कहने का कि वो रोजा नहीं रखते? उनके घर के अंदर उनका बेटा, उनका भाई, उनका चचा, उनका ताया, क्या वो इस बात की गारंटी लेते हैं कि सारे रोजा रखते होंगे? कभी उन्होंने कहा माइक पे आके कि मेरा भाई रोजा नहीं रखता, मेरा बेटा रोजा नहीं रखता, मेरी बहन रोजा नहीं रखती, मेरी माँ रोजा नहीं रखती? इस तरह की बातें नहीं कही होंगी कभी। ये चीजें ऐसी नहीं है कि उनको बाकायदा माइक पर आकर, टीवी पर आकर कही जाएं। सियासी गलियारे से भी शमी को दी गई मौलाना शहाबुद्दीन की हिदायतों और नसीहतों का विरोध हुआ। आस्था किसी भी व्यक्ति का निजी मसला होता है। वो कौन सा व्रत रखेगा, वो पूजा पद्धति कैसे रखेगा, वो कैसे इबादत करेगा, वो रोजे रखेगा या नहीं रखेगा, ये व्यक्ति की अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। कोई भी व्यक्ति मजहब का ठेकेदार होकर के ये तय करने का काम नहीं कर सकता कि उसको धर्म से बेदखल कर दिया जाए या समाज से बेदखल कर दिया जाए। पर जो मेहनत कर रहा है खिलाड़ी, जो मैदान में दौड़ धूप रहा है, देश के लिए कर रहा है, देश के लिए, राष्ट्र के लिए काम कर रहा है, तो उसको निश्चित तौर से जो राष्ट्र के लिए हम कोई भी धर्म या कोई भी मजहब, जो हम चाहे धर्म कोई भी तरीके से हो, हम अपने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए हम काम करते हैं। उस पे मैं समझता हूं कि मोहम्मद शमी देश के लिए काम कर रहे हैं और निश्चित तौर से उसके साथ पूरा देश। ये भी कहा गया, राष्ट्र धर्म में मजहब की दखल ठीक नहीं। मौलाना शहाबुद्दीन से माफी की मांग भी हुई। देखिए, ये बंदे और अल्लाह के बीच का मामला है। इसमें मुल्ला को बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपना राष्ट्र कर्तव्य निभाने के लिए गए हुए हैं और धर्म हमारा इसकी इजाजत देता है, क्योंकि हमारे दीन में जबरदस्ती नहीं है। और मुल्ला जी कह रहे हैं माफी मांगिए, आपने गुनाह किया है, तो गुनाह तो आपने किया है ये बोलकर, क्योंकि आपको बोलने का अधिकार नहीं था, आपको दीन के बारे में मालूमात नहीं है, तो इसलिए आपने जब ये बोला तो अब आपको माफी मांगना चाहिए। शमी के अपने और उनके नजदीक रहे लोग भी खुलकर उनके साथ दिखे। आदमी कुछ भी बोल देता है, इस्लाम का गुनाहगार कोई मुसलमान एकदम नहीं बन सकता। यहाँ तक कि गैर मुस्लिम भी जब कुछ ज्यादा वो करता है, वो भी इस्लाम का गुनाहगार नहीं है, एकदम से नहीं बन सकता। इस्लाम का गुनाहगार आप कोई भी मौलाना आ जाता है कि एकदम इस्लाम का गुनाहगार बन जाता है, ये सही नहीं है। रोजा हर मुसलमान पे फर्ज है, जैसे नमाज हर मुसलमान पे फर्ज है, वैसे ही रोजा हर मुसलमान पे फर्ज है। और जब इंसान सफर में होता है, सफर के बहुत सारी गुंजाइश है। ये इमाम साहब को कुछ बुक्स पढ़नी चाहिए इस्लाम की, जिसमें साफ साफ लिखा है कि इंसान जब सफर में होता है और किसी के मुत्ताहिद होता है तो वो रोजा छोड़ सकता है और वो रोजा बाद में रख सकता है। ऐसा नहीं कि छोड़ दे तो छोड़ ही दे, वो रोजा बाद में रख भी सकता है। इमाम साहब को ये टीआरपी के लिए नहीं करना चाहिए और इसके लिए लोगों को जागरूक करना चाहिए कि रोजा इंसान पे कैसे फर्ज है, कैसे नहीं। बड़े बेवकूफ़ी की बात है अगर कमेंट्स कर रहा है कोई उस पर, तो बोले अपने देश के लिए बच्चा खेल रहा है और ऐसा एफर्ट लगाना पड़ता है उसके अंदर कि ऐसा नहीं है कि आप रोजा रख के नहीं खेल सकते। ये पुराना टाइम नहीं है कि वो रोजा रख के खेल लिया, कोई एक आध प्लेयर होगा ऐसा खेल में ही नहीं कह सकता नहीं खेल सकते, लेकिन भाई जितना एफर्ट लगाना पड़ता है अब, तो उसमें आप ही रोजा नहीं रख सकते। और माफ़ी आई है हमारे मजहब में, ऐसा नहीं है कि इसका कोई सख्ती है कि भाई आप देश के लिए कोई भी ऐसा काम करें तो उसके लिए रोजा तोड़ सकते हैं आप इसका बदल बाद में कर लें, बाद में रोजा रख सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। हमने दिल्ली के अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों से भी पूछा कि इस मसले पर उनका क्या कहना है। जैसे इंसान हालत सफ़र में है या बीमार है या कमज़ोर है या किसी सख्त कोई मजबूरी है, तो उस हालत में रोज़ा छोड़ सकता है। इसमें कोई हरज नहीं है और बाद में उसकी क़ज़ा भी कर सकता है। क़ज़ा का ऑप्शन भी शरीयत ने दिया है कि बाद में उसकी क़ज़ा भी कर सकता है। मतलब जैसे उस दिन वो ना रख पाए तो इंसान वो बाद में रख सकता है। जी जी बिल्कुल, बाद में रख सकता है उस रोज़े को, उसमें कोई हरज नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे कि रोज़ा इम्पोर्टेंट है या खेल इम्पोर्टेंट है? नहीं, रोज़ा का मसला अलग है, खेल इम्पोर्टेंट है। वो तो है ना मोहम्मद शमी, जैसा कि वो हालत सफ़र में है, तो हालत सफ़र में उसके लिए रुख्सत है, हमारी शरीयत ने इजाज़त दी है, तो वो
छोड़ सकता है वो हालत सफ़र में जी। ये वो देश के नहीं कर रहे हैं, अगर से देश के नहीं लड़ने के लिए खड़े हैं, एक तरीके से फौजी समझ लो उनको। वो देश के नहीं बॉल करा रहे हैं, 148 के स्पीड से बॉल फेंकते हैं वो। अगर से मेरा जैसा बंदा अगर 4 चक्कर काट लेगा तो पानी से हालत बुरी हो जाएगी। अगर से वो बिगर रोज़ा रख के अगर से वो देश के नहीं अपनी दिखा रहे हैं हिम्मत, 148 की स्पीड फेंकने वाले बॉलर है वो, और देश के नहीं लड़ रहे हैं, तो वो कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। सफ़र में है, मैच खेल रहा है, तो रोज़ा रखना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए उसको क्या नाम है, वो रोज़ा बाद में कैसा भी कर लेगा तो कोई बात नहीं। लेकिन उसकी एक बॉल जिसने क्या नाम था उसका 149 की स्पीड से जिसने समी को बोल्ड करा, उसकी एक बॉल इतनी मायने रखती है कि उसने पूरा का पूरा हिंदुस्तान का जो मैच है ना, हिंदुस्तान के पक्ष में कर दिया। आप क्रिकेट के फैन भी हैं, कोई गलत नहीं किया। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब कुछ फैक्ट्स। एक आम आदमी भी बिना पानी के लंबे समय तक नहीं रह सकता, फिर क्रिकेट के मैदान में तो लगातार एनर्जी लगानी पड़ती है। बिना पानी के कोई कैसे खेल सकता है? आपको बताते हैं कि क्रिकेट के मैदान में खिलाड़ी के लिए क्यों बिना पानी के खेलना मुश्किल है। बैटिंग के दौरान एक सेशन में 1 से 2 लीटर पानी की कमी प्लेयर में हो जाती है। ये आंकड़े आपके सामने हैं। बॉलिंग के दौरान 1.5 से 3 लीटर पानी की कमी शरीर में होती है। वहीं फील्डिंग करने वाले खिलाड़ी के शरीर में 1 से 2 लीटर पानी की कमी हो जाती है। इसी तरह पेसर यानी कि तेज बॉलर्स जो होते हैं वो एक सेशन के दौरान यानी कि 3 घंटे तक बिना पानी प्रैक्टिस करें तो 2 से 3 केजी वजन भी उनका घट सकता है। तो ये फैक्ट्स हैं जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। क्या कोई क्रिकेटर बिना पानी पिए मैच खेल सकता है? इस सवाल के जवाब के लिए हम खिलाड़ियों के बीच भी पहुंचे। जरा सुनिए क्या जवाब मिला। ये सार्थक है और पेसर हैं, 135 किलोमीटर की रफ्तार से पेस गेंद डालते हैं। आइए सार्थक यहाँ पे। सार्थक, अभी जो आपने गेंद डाली ये आपका मैक्सिमम पेस था? यस सर। 9th क्लास में पढ़ते हो? यस सर। 135 पे फेंकते हो? यस। तो एक दिन में जब आप बॉलिंग डालते हो ऐसे नेट सेशन में कितना पानी पी लेते हो? 5 से 6 लीटर सर। 5 से 6 लीटर। और हाई इंटेंसिटी मैच हो तो 6-7 लीटर है। 6-7 लीटर। आप बेटे आप इधर आओ बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है? शौर्य। आप भी करते हो पेसिंग? तो कितना जरूरत होता है हाई इंटेंसिटी मैच खेलते हो? मैच खेलते टाइम तो 5 लीटर पानी पीना ज़रूरी है। ज़्यादा पियो तो और ज़्यादा अच्छा है, पर 5 लीटर पानी तो पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अफजल भाई मेरी जवानी के दोस्त हैं, इंडिया कैंप में होते थे, हॉकी खेलते थे, अब क्रिकेट की कोचिंग भी करते हैं और पूरा मैनेजमेंट भी देख। अफजल भाई, ये जो शमी को लेके जो कंट्रोवर्सी हुई है कैसे देखते हैं इसको? मतलब मुझे तो लगता है कि कई बातें मतलब बिला वजह उठाने का। पहली बात तो जो स्पोर्ट्स है वो अपने आप में एक धर्म है और इस तरीके की कंट्रोवर्सी की कोई जगह नहीं है। इबादत है, वो तो कंट्री के लिए एक इबादत कर रहा है मोहम्मद शमी कि वो खेल रहा है। अब वो रोज़ा रख कर खेले, बिना रोज़े के खेले, वो उसका अपना है, तो उसको उसमें जाने दीजिए। दूसरी चीज़ ये कि मेरा ये मानना है कि या तो वो रोज़ा रख के खेले तो बिल्कुल उसका कोई उसका फ़ायदा नहीं है। 100% नहीं दे पाए। वो अपना 100% दे ही नहीं सकते सर। कैसे 8 घंटे 9 घंटे अगर आप क्रिकेट ग्राउंड पर खड़े हो और आप पानी नहीं पी रहे हो तो क्या आप 100% दे पाओगे? नहीं दे सकते, कभी भी नहीं दे सकते। तो ज़रूरी है कि वो बिना रोज़ा रख कर खेलें और ये अपने आप में एक इबादत है, कंट्री के लिए खेलना यही एक सबसे बड़ा धर्म है। इससे बड़ा धर्म क्या है? तो ये सर ये कट्टरता फिर कहाँ से, मतलब क्यों? मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि कुछ लोग ज़बरदस्ती का रिलीजन का इस्तेमाल करते हैं। सर रिलीजन भी ना 2 तरीके का होता है। एक तो होता है अल्लाह का इस्लाम और एक होता है मुल्ला का इस्लाम। क्या बात? तो मेरा ये मानना है कि फॉलो जो हमारी माँ ने हमें सिखाया है वो अल्लाह का इस्लाम सिखाया है। क्या बात? तो कंट्री से बड़ा क्या है? कुछ भी नहीं है, यही धर्म कहता है। तो वो मोहम्मद शमी जो कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। भाई रोज़ा रख के आप 200% नहीं दे सकते। हाई इंटेंसिटी मैच है, हम फाइनल खेलने जा रहे हैं तो कोई मतलब ही नहीं है रोज़े का वहाँ पर। उसको तो मैक्सिमम पानी 5-6 लीटर पानी पीना है पूरे दिन में। अच्छा, मेरे कुछ जो मुस्लिम फ्रेंड्स हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं, हॉकी भी खेलते हैं, उन सब से मैं बात कर रहा था। उन्होंने कहा कि अगर आप डिस्टेंस पे जा रहे हैं, जैसे 72 किलोमीटर दूर गए तो आप मुसाफिर हो जाते हैं फिर, और आपको कुछ भी मतलब आपको रोज़ा रखने की ज़रूरत नहीं होती। सफ़र में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि नमाज भी जैसे पूरी से आधी हो जाती है, रोज़े के लिए भी रिलैक्सेशन है। इस्लाम में तो हर चीज़ के लिए रिलैक्सेशन है, लेकिन आप उसको बस कट्टरता से ना देखें, उसमें कट्टरता कहीं नहीं आनी चाहिए। क्या बात? वो सारी चीज़ें। बच्चे, आपका क्या नाम है?
आदित्य चौधरी। आप क्या करते हो? पेस फास्ट बॉलर, फास्ट राइट आर्म जी राइट। मतलब अगर मान लो ये कर रहे हो, कोई मैच अच्छा खेल रहे हो और या नेट सेशन अच्छा कर रहे हो, पानी नहीं पियोगे तो क्या क्या क्रैम्प आ सकता है? क्या हुआ है? क्रैम्प आने के चांसेस हैं, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, चक्कर आने के चांसेस हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं। और जैसे सर ने कहा, मैं इस्लाम के बारे में तो नहीं जानता हूँ, लेकिन पानी पीना तो बहुत ज़रूरी है फास्ट बॉलर के लिए। फास्ट बॉलर के लिए, एक नॉर्मल क्रिकेटर के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसा अफजल भाई मुझे कह रहे थे, जर्सी पहले पहन के देखो। सर मैं ये कहूँगा, जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि आप पानी पियो या मत पियो या जो भी है, एक बार वो इंडिया का कलर डाल के अपने बदन पे देख लें, वो फीलिंग होती है। मेरे ख्याल से दुनिया की उससे ज़्यादा खुशी की कोई बात ही नहीं होती कि इंसान। बिल्कुल। और मोहम्मद शमी के बारे में बता दूं, वो तो ऐसे भी लगभग हर रोज़ रोज़ा ही रखते हैं। वो एक टाइम खाना खाते हैं, 9 किलो उन्होंने वजन घटाया है। और कंट्री के लिए अगर जिस तरह की वो कुर्बानी कर रहे हैं, जिस तरह का वो सेक्रीफाइस के साथ खेल रहे हैं, नेशनल हीरो हैं। आप हम सब के धर्म, रिलीजन, जात पात सबसे ऊपर है, उनको वैसे ही ट्रीट कीजिए। दिल्ली से कैमरामैन आजम सिद्दीकी के साथ विमल मोहन, NDTV इंडिया। अगली खबर, कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर जुबान खोलते हैं तो विवादों को जन्म दे देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक दौर में वो बहुत अनाप शनाप बोलते रहे, लेकिन अब उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पढ़ाई लिखाई की पोल खोली है। खास बात यह है कि राजीव गांधी ही अय्यर को राजनीति में लेकर आए थे, लेकिन सवाल है कि अय्यर ने राजीव गांधी पर निशाना क्यों साधा, या फिर राजीव तो बहाना है, असली निशाना कांग्रेस तो नहीं है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हाँ, मैंने नीच का शब्द इस्तेमाल किया। हाँ, मैंने नीच का शब्द इस्तेमाल किया। हाँ, मैंने नीच का शब्द इस्तेमाल किया। ये जनाब कांग्रेस के बड़े वाले नेता रहे हैं और एक जमाने में ऐसे शब्द का इस्तेमाल इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए किया था। लेकिन अब बीजेपी ने इनका एक वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पढ़ाई लिखाई पर सवाल उठाया गया है। और इंदिरा जी का नाम सभी जानते हैं। वैसे ही जब राजीव बने तो लोगों ने सोचा, मैंने सोचा, छोड़िए दूसरों को, कि ये एयरलाइन पायलट है, 2 बार फेल हो चुका है। राजीव गांधी पायलट थे, विदेश में पढ़े थे, लेकिन क्या उनके पास कोई डिग्री नहीं थी? क्या वो जहां भी पढ़ने के लिए जाते थे वहां फेल हो जाते थे? इस सवाल का जवाब मणिशंकर अय्यर दे रहे हैं, जिन्हें राजनीति में राजीव गांधी ने ही आगे बढ़ाया था। लेकिन जब राजीव गांधी इस दुनिया में नहीं है और जिस कांग्रेस पार्टी में रहकर वो सांसद से लेकर मंत्री तक बनते रहे, अब उन्हें उसके बड़े नेता राजीव गांधी की शिक्षा में खोट वाला ख्याल आया। बीजेपी ने मणिशंकर अय्यर का एक बयान ट्वीट किया, जिसे आप भी सुनिए। मैं उसके साथ पढ़ा था कैम्ब्रिज में। अच्छा। वहां वो फेल हो चुके, और कैम्ब्रिज में फेल होना बहुत ही मुश्किल है। फर्स्ट क्लास मिलना आसान है। अच्छा। लेकिन फेल होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यूनिवर्सिटी अपनी छवि को बरकरार रखने के लिए कोशिश करती है कि फेल ना करें, कि सभी कम से कम पास तो हो जाए। लेकिन इसके बावजूद राजीव फेल हुए। फिर वो गए इंपीरियल कॉलेज लंदन, वहां दोबारा फेल हुए। तो मैंने सोचा कि ऐसे व्यक्ति को क्या प्रधानमंत्री बनना। यूं तो संविधान किसी नेता के प्रधानमंत्री बनने में उसकी शिक्षा दीक्षा को लेकर कोई शर्त नहीं लगाता, लेकिन ये माना जाता है कि नेता को पढ़ा लिखा होना चाहिए। कांग्रेस जहां बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाती थी, अब राजीव गांधी पर उनके ही एक नेता के उठाए सवाल से सन्न हो गई है। इससे कांग्रेस और बीजेपी में अब शिक्षा युद्ध छिड़ गया है। हम तो दशकों से कहते आ रहे हैं कि नेहरू गांधी परिवार ने नौसिखिए नालायक नेताओं को देश की सत्ता पर थोपा था, और राजीव गांधी जी ने भारत के सदन के अंदर वंचितों को आरक्षण का विरोध किया था। देश कभी भूल नहीं सकता। हम तो दशकों से कह रहे हैं, लेकिन राजीव गांधी के घनिष्ठ मित्र, कैबिनेट में उनके साथी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता और राहुल गांधी के तथाकथित गुरु मणिशंकर अय्यर ने देर से ही सही सच तो बोला। कोई शिफरा आदमी बोल सकता है, अगर इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आ चुका है जीवन में, तो फिर वो व्यक्ति क्या बोलता है उनको समझ खुद को नहीं आता है। इसलिए मैंने कहा ये कोई शिफरा आदमी ऐसी बातें बोल सकता है राजीव गांधी के बारे में।
देखिए, ये वो लोग हैं जो औरों को कभी चाय वाला कहते हैं या उनकी पढ़ाई लिखाई में की कमी है या डिग्री कहाँ है, ये बात और सवाल पूछते हैं। लेकिन आखिरकार अब ऊँट आ गया है पहाड़ के नीचे, क्योंकि मणिशंकर अय्यर ने बड़े साफ गोई से, ख़ास तौर से बिल्कुल सुलझ कर सहज तौर पर बताया है कि कितने ज़्यादा कमज़ोर थे पढ़ाई लिखाई में राजीव जी, कि मतलब आसानी से कोई फेल भी नहीं होता है, लेकिन फेल होने के लिए भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। यानी कि एक अव्वल दर्जे का आपको होना चाहिए, क्या फेल भी हों। ये तो मतलब इतने ज़्यादा वो कहना नहीं चाहिए किसी के बारे में, लेकिन इतने कमज़ोर थे वो। देखिए, एक तो मालवीय जी की आदत है, वो काट छांट के ट्वीट कर देते हैं, मीडिया को दे देते हैं। कितना सही है कितना गलत है ये तो मणिशंकर अय्यर ही बता सकते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि राजीव गांधी पास किया था, फेल किया था। राजीव गांधी प्रधानमंत्री कैसे थे? राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद किस तरीके का काम किया? राजीव गांधी को अगर उनको एनालिसिस करना है तो उनके काम से करना पड़ेगा। कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी को, कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी जी को और वर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को बताना चाहिए कि राजीव गांधी फेलियर थे या नहीं थे। देश उनसे सुनना चाहता है, क्योंकि मणिशंकर अय्यर से ज़्यादा फैक्टफुल बात राजीव गांधी के बारे में देश में कम लोग कर सकते हैं, क्योंकि वो उनके पर्सनल दोस्त थे। जब वो ये कह रहे हैं कि राजीव गांधी एक फेलियर थे, कैम्ब्रिज में फेल हुए, लंदन के इंपीरियल कॉलेज में फेल हुए, तो क्या देश ने उस समय ऐसे प्रधानमंत्री को चुना जो दो बार परीक्षाओं में फेल हुआ? मणिशंकर अय्यर जी के लिए कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया है। तमाम IAS ऑफिसर हैं, किसको इतना पहचान मिलती है, लेकिन इनको बहुत इज्जत दिया, मंत्रालय दिया, सब कुछ दिया। आज कांग्रेस सत्ता में नहीं है, तो इन जैसे लोगों को करना चाहिए कि पूरे देश में घूमें, मीटिंग करें, कांग्रेस को फिर से खड़ा करें, मजबूत करें, बजाय इस तरह से जिसको कहते हैं आसान फरामोशी नहीं करना चाहिए। राजीव गांधी इस देश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने सिर्फ 40 साल की उम्र में देश की बागडोर संभाली थी। सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक राजीव गांधी ने ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में पढ़ाई लिखाई की थी। उसके बाद वो लंदन के ही इंपीरियल कॉलेज में चले गए, जहां उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स किया। राजीव गांधी ये कबूल करते थे कि रटने वाली पढ़ाई उनके बस में कभी नहीं रही। लंदन से भारत आने के बाद राजीव ने दिल्ली फ्लाइंग क्लब की प्रवेश परीक्षा पास की और एक कमर्शियल पायलट का लाइसेंस प्राप्त किया। इसके बाद वो देश की सरकारी एयरलाइंस कंपनी इंडियन एयरलाइंस में पायलट बन गए। अपनी मां इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने थे और उनके साथ एक नेता बिना जमीनी आधार के तेजी से उभरा, और वो थे मणिशंकर अय्यर, जो कांग्रेस की भलाई के नाम पर अपनी जुबान की कील से कांग्रेस की नाव में ही छेद करते रहे। मैं आपको वायदा करता हूँ कि इस 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन यहाँ आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रखते हैं। 2014 चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चाय बेचने वाले बैकग्राउंड का जैसा मजाक मणिशंकर अय्यर ने उड़ाया, वैसा किसी ने नहीं किया। मोदी ने उस मजाक को अपने लिए हथियार में बदल दिया। कांग्रेस की 2014 के चुनाव में नैया डूब गई, लेकिन इसके बाद भी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अमर्यादित टिप्पणी करते रहे और कांग्रेस की लुटिया डुबोते रहे। कांग्रेस सफाई देती रही और प्रधानमंत्री मोदी उसको अपनी चुनावी जीत में बदलते रहे। आप सबका अभिनंदन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की कुर्सी का आदर करती है। कांग्रेसना नेताओं गई कालेज आ मोदी तो नीच छे ये पहली बार નથી બોલ્યા। સોનિયાબેન ગાંધી ભૂતકાળમાં મારા માટે આ શબ્દો પ્રયોગ કરી ચૂક્યા છે। એમના પરિવારના સદસ્યો મારા માટે આ શબ્દો પ્રયોગ કરી ચૂક્યા છે। लेकिन समय का पहिया ऐसा घूमा कि 83 साल के मणिशंकर अय्यर अब कांग्रेस के ही दिवंगत नेता के खिलाफ बयान देने लगे।
लेकिन एक सवाल ये भी है कि राजीव गांधी सी उम्र में 3.5 साल बड़े मणिशंकर अय्यर उनके साथ पढ़ रहे थे, तो 3.5 साल तक वो क्या करते रहे। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। और अब जनसंख्या पर छिड़ी जंग की खबर। पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और फिर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी जनसंख्या बढ़ाने की पैरोकारी की है। इन लोगों को लगता है कि अगर दक्षिण भारत इसी तरह आबादी पर नियंत्रण करता रहेगा तो उसके यहाँ एजिंग प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। साथ ही केंद्र से मिलने वाली आर्थिक मदद और परिसीमन के बाद लोकसभा की सीटों का सवाल तो अपनी जगह है ही। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हमारे यहाँ बेतहासा जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है। लेकिन ये बात मानना होगा कि हमारे देश में एक जागरूक वर्ग है जो इस बात को भली भांति समझता है। वे अपने घर में शिशु को जन्म देने से पहले भली भांति सोचता है कि मैं कहीं उसके साथ अन्याय तो नहीं कर दूंगा, उसको जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति है वो मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 साल पहले आबादी के खतरे की तरफ इशारा किया था। उनका संदेश साफ था कि आबादी घटाओ, खुशहाली लाओ। लेकिन आज मोदी सरकार को अपने 16 सांसदों का समर्थन देने वाले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का बयान प्रधानमंत्री मोदी की सोच के बिल्कुल खिलाफ है। पहले आप सुनिए कि नायडू कह क्या रहे हैं। I'm changing my views. I'm promoting population now. India is one country as on today biggest advantage on demographic dividend. If we can manage demographic dividend for future, India and Indians will be great. Global community are depending on us for Indians for global service. चंद्रबाबू नायडू से पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी आबादी बढ़ाने की मांग कर चुके हैं। உங்களுக்கு பிறக்கக்கூடிய குழந்தைகள் முன்பெல்லாம் குழந்தைகளை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டாம், அவசரப்பட வேண்டாம், கொஞ்சம் பொறுமையாக இருங்க என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தோம். இப்போ சொல்ல வேண்டிய அவசியம் வரல, சொல்லக்கூடாது இப்போ. ஏன்னா மக்கள் தொகையின் அடிப்படையில் இடஒதுக்கீடு அந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் எண்ணிக்கை வரும் என்று சொல்லுகிற நேரத்தில் நமக்கு எண்ணிக்கை மக்கள் தொகை அதிகம் இருந்தால்தான் எம்பிக்கள் அதிகம் வரும் என்ற நிலை இன்றைக்கு உருவாகி இருக்கு. ஆனால் நாம் குடும்ப கட்டுப்பாட்டில் கவனம் செலுத்தி அதில் வெற்றி கண்டோம். அதனால் இந்த நிலை நமக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் இப்போ யாரும் உங்களுக்கு குழந்தைகள் நீங்கள் அவசரப்பட்டு பெற்றுக்கொள்ள வேண்டாம் என்று நான் சொல்ல மாட்டேன். உடனடியாக பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். ஆனால் பெறக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு அழகான தமிழ் பெயர்களை சூட்டுங்கள். அதுதான் என்னுடைய வேண்டுகோள்। दरअसल आबादी का मामला अब उत्तर बनाम दक्षिण भारत का बनता जा रहा है। दक्षिण भारतीय राज्यों को लगता है कि कम आबादी के कारण उनको नुकसान ही नुकसान है। उनको लगता है कि केंद्र की तरफ से मिलने वाला राजस्व कम आबादी के कारण कम हो जाता है। उनको ये भी लगता है कि परिसीमन की स्थिति में उत्तर भारत की तुलना में उनकी सीटें लोकसभा में बहुत कम हो जाएंगी। उसी तरह उनको ये भी लगता है कि दक्षिण भारत तेजी से बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में युवा आबादी की सख्त जरूरत है। तीसरे बिंदु पर सबसे ज्यादा नायडू का जोर है। इतना ज्यादा है कि उन्होंने 3 या उससे ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले परिवारों को 15,000 रुपए देने का वादा किया है। It is not all political issue. I am telling you, one should be patriotic. If you can go through worldwide, wealth creation and population conflicting each other. Always you are getting more money. Automatically you won't have any children. That is where I used to say IT professionals, double income, no kids, let us enjoy. Everybody will think like that. That is where globally countries have failed. दरअसल राजस्व का मामला एक बड़ा मुद्दा है।
दक्षिण भारत के राज्य अक्सर ये आरोप लगाते हैं कि जनसंख्या नियंत्रित करने का उन्हें इनाम की जगह दंड मिलता है। इससे राजस्व में उनकी हिस्सेदारी घट जाती है और उत्तर भारत के उन राज्यों को ज्यादा राजस्व दिया जाता है जिन्होंने आबादी बढ़ाई। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों का भी दक्षिण भारत के कुछ राज्यों ने इसी आधार पर विरोध किया था कि राजस्व वितरण के फॉर्मूले में जनसंख्या को भी वेटेज दिया गया था। केंद्र की तरफ से राज्यों को राजस्व वितरण में 15वें वित्त आयोग ने जनसंख्या को 15% का वेटेज दिया है, जो 2011 की जनगणना पर आधारित है। इससे पहले 14वें वित्त आयोग ने भी राजस्व वितरण फार्मूले के तहत जनसंख्या को 27.5% वेटेज दिया था। इसमें 1971 की जनसंख्या को 17.5% और 2011 की जनसंख्या को 10% वेटेज दिया था। उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारतीय राज्यों की स्थिति काफी बेहतर है, लेकिन उनको एक तरफ सेंटर से आने वाले पैसे की चिंता है तो दूसरी तरफ परिसीमन का सवाल भी खाया जा रहा है, जिनमें उनको लगता है कि लोकसभा में उनकी ताकत कमजोर हो जाएगी। Why will not? Because already the Prime Minister Mr. Modi, when he opened the new parliament, he said it's going to increase. It was like 2 years back, and in 2023, I think Mr. Amit Shah, he also spoke that it will definitely affect the South Indian states. But now they are, since our leader, Tamil Nadu Chief Minister, has raised up the issue, they are changing the stand. We want them to confirm it. Tamil Nadu represents around in 543 seats, we represent around 39. Which is around 7.2%. Our only request here, a demand here is, if they are going to raise the numbers in the north states of India, Tamil Nadu will also request, we also demand an increase in the number. अगर 1971 और 2025 की आबादी को आधार बनाकर हम सीटों का गणित देखें, तो 1971 के हिसाब से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में लोकसभा की 85 सीटें हैं, जो बढ़कर 250 हो सकती हैं। वहीं बिहार और झारखंड की 54 सीटें आज के हिसाब से 169 हो जाएंगी, जबकि राजस्थान की 25 सीटें आज 82 हो जाएंगी। वहीं तमिलनाडु की 39 सीटें हैं, जो परिसीमन के गणित से 76 हो जाएंगी। वैसे ही केरल की 20 सीटें बढ़कर 36 हो जाएंगी। आंकड़ों के इसी खेल से दक्षिण भारतीय राज्य डर रहे हैं, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि डरने की कोई बात नहीं है। श्रीमान स्टालिन जी, मोदी सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट किया है कि डीलिमिटेशन के बाद प्रोरेटा के हिसाब से दक्षिण के एक भी राज्य का एक भी सीट कम नहीं होगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और उनके सुपुत्र दोनों तमिलनाडु जनता का ध्यान भटकाने के लिए कुछ मुद्दे खड़े कर रहे हैं। हालांकि चंद्रबाबू नायडू परिसीमन के सवाल पर बीजेपी के साथ दिखते हैं, लेकिन कम होती आबादी की चिंता उन्हें स्टालिन के साथ खड़ा कर देती है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। और आइए अब आपको दिखाएं कैलेंडर कल का, यानी वो खबरें जो कल सुर्खियों में रहेंगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के सूरत जा रहे हैं। वहां पीएम मोदी एक रोड शो में हिस्सा लेंगे। माना जा रहा है कि कल सूरत में 3 किलोमीटर लंबा रोड शो चलेगा। इसके बाद पीएम एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जिसमें नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत 75,000 लाभार्थियों का पंजीकरण होगा। उधर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी कल गुजरात में है। राहुल वहां जिला और राज्य स्तर के नेताओं के साथ आने वाले विधानसभा चुनावों के बारे में बात करने वाले हैं। तो खबरों की खबर में आज इतना ही, लेकिन एनडीटीवी इंडिया में लगातार खबरें जारी हैं। नमस्कार।